कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सनी कुमार पर। परसेंटेज की इस सीरीज में हम पार्ट 8 करने वाले हैं। पार्ट 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए। मोस्टली वनडे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं मेरे साथ पार्ट 8। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% तथा 20% बढ़ाया गया है। आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आयत का क्षेत्रफल, अगर हमें पता है ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और मैंने क्या बताया था, जब भी मेरे भाई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो मैं वहां पे क्या लगा सकता हूँ, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को बढ़ाया जा रहा है ना, तो 10% प्लस 20% प्लस 10% गुना 20% बटे 100, 20 10 30% प्लस 0 से 0 0 से 0 2% इक्वल्स टू 32% आंसर। अगर भाई पार्ट 7 तक किसी ने देखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन में ना 5 सेकंड में नहीं लग रही थी, डायरेक्ट ही करना था ना। 20 और 10 30, 20 गुना 10 100, 20 गुना 10 200, 200 बटे 100 यानी 2। इस सेकंड में भाई केवल 5 सेकंड, इस क्वेश्चन में केवल 5 सेकंड लग रहे थे, ठीक है ना। अब सारे क्वेश्चन को सक्सेसिव तो थोड़ी ना कर सकता हूं मैं। जैसे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मैं सक्सेसिव लगा ही नहीं सकता। सक्सेसिव लगा के तो फंस जाऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 तो कांस्टेंट है ना, 1/2 का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं इससे। चाहे मैं आधार को कितने परसेंट बढ़ाऊं और ऊंचाई को मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं या घटाऊं, तो 1/2 से मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरिएबल तो इसमें मेरे दो ही है ना, आधार और ऊंचाई। इसमें भी सक्सेसिव लगाने का मन कर रहा होगा किसी का, बट भाई सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। सक्सेसिव लगाने में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ेगी। हो जाएगा सक्सेसिव भी, ये नहीं कहता कि मैं नहीं होगा, पर सक्सेसिव क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन क्या है, टफ पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू बनाने में मुझे इजी दिख रहा है। कैसे? ऊंचाई है ना, ऊंचाई का क्या करा इसने, ऊंचाई जो है इसने 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। अगर मेरे भाई किसी को 37.5% की वैल्यू 3/8 लिखने पे ना कोई दुख तकलीफ हो रही हो, तो परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करें और उन दोनों पार्ट को देखें। उन दोनों पार्ट में मैंने यही कराया है कि मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ और फ्रैक्शन को परसेंटेज में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। हाँ भाई, ऊंचाई को क्या करा इसने, ऊंचाई को बढ़ा दिया ना। पहले ऊंचाई अगर मेरी 8 थी तो बढ़ने के बाद में ऊंचाई मेरी कितनी होगी, 11 होगी ना। ये तो मेरा ऊंचाई बढ़ने के बाद में होगी। अब इसने आधार के साथ में क्या करा, आधार कितना बढ़ाया इसने, आधार को बढ़ाया इसने 45.45%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/11। अगर मेरा आधार पहले 11 रहा होगा, बढ़ने के बाद में मेरा आधार 11 + 5 यानी 11 का 45.5%, 5 ही तो होगा। 11 और 5 बढ़ने के बाद में आधार 11 और 5 कितना होगा, 16 हो जाएगा ना, इंटू 16। रेशो में है दोनों, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 8/16। 8 से दुगुना बढ़ गया ना, यानी कितना बढ़ गया, 100% आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या दिया भाई इसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा 2πr/h। क्या देखा मैंने यहाँ पे, 2π क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल h है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या है, इजी है,
तो क्या करूंगा, डायरेक्ट सक्सेसिव लगाऊंगा। सक्सेसिव होता क्या है, ए अगर एक क्वांटिटी ए बढ़ा रहा हूं, दूसरी क्वांटिटी बी बढ़ा रहा हूं, बी परसेंट बढ़ा रहा हूं, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये होता है मेरा क्या, सक्सेसिव का फॉर्मूला। क्या हुआ, 35% बढ़ी, 35 प्लस 10 प्लस 35 गुना 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हुआ 3.5। जब इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो 35 और 10 45, 45 प्लस 3.5 यानी 48.5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। भाई वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया ना। क्या कहा इसने, त्रिज्या में 20% की कमी होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर इस वृत्त की त्रिज्या पहले 5 थी, 20% की कमी यानी 1 की कमी होने के बाद में त्रिज्या कितनी होगी, पहले 5 थी और फिर त्रिज्या कितनी होगी 1 की कमी होने के बाद में 4 होगी। अब क्या हो रहा, पाई तो कांस्टेंट है ना इसमें, क्षेत्रफल में पाई तो कांस्टेंट है, दोनों क्षेत्रफल में रहने वाला। जब त्रिज्या मेरी 5 थी जब भी, जब त्रिज्या मेरी 4 थी उस टाइम पे भी। अब आर स्क्वायर है ना, तो मुझे आर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर। तो ये मेरा क्षेत्रफल का रेशो आ गया ना, वृत्त के क्षेत्रफल का रेशो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16। तो 25 से 16 पे जाऊंगा ना मैं, 25 से 16 पे कितने की कमी होगी भाई, 9 की कमी होगी ना। 9/25 गुना 100, 25 × 4 = 100 यानी 36% की उसके क्षेत्रफल में क्या है, कमी हो जाएगी। 36% आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभ में अगर लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 62.5% कम हो जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए जिससे आयतन स्थिर रहे। क्या कह दिया भाई इसने, आयतन कांस्टेंट, आयतन स्थिर, यानी जितना आयतन पहले था अब भी क्या होना चाहिए, उतना ही आयतन होना चाहिए। अब घनाभ का आयतन यानी घनाभ का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन बराबर होता है मेरा L × B × H। अगर स्टार्टिंग में मैं मान लूं L1 हाइट थी और B1 हाइट थी और H1 हाइट थी, बाद में L2 हाइट हो गई, B2 हाइट होगी और H2 हाइट हो गई, यानी क्या हुआ, दोनों इक्वल ही है ना, फिर भी आयतन तो कांस्टेंट है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब मैं भाई देखो क्या करता हूँ, क्या कहा इसने, लंबाई 20% बढ़ गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से कितने चली गई लंबाई, 6। अगर लंबाई इसमें पहले 5 थी तो यहाँ पे कितनी होगी इसमें लंबाई, 6। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा कि चौड़ाई मेरी 62.5%, 62.5% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरी 5/8। अब 8 में से 5 चला गया ना, क्योंकि कम कर रहा ना वो, तो अगर इसकी ब्रेथ पहले मेरी 8 रही होगी तो इधर घटने के बाद में कितनी होगी 8 में से 5 गया 3 होगी ना मेरे भाई। यहां तक तो कोई दुख तकलीफ नहीं ना। अब देखो क्या करना, मुझे H1 और H2 का पता लगाना कि मेरी H1 और H2 क्या थी। अब मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी H1 और H2 की, अगर मैं H1 की इधर मल्टीप्लाई करूं और H2 की इधर मल्टीप्लाई करूं, जिससे दोनों क्वांटिटी क्या है, दोनों क्वांटिटी मेरी इक्वल हो जाए। अब क्या करूंगा मैं, इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा ना इन दोनों का। 8 × 5 = 40 और 6 × 18, 40 और 18 का मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया, एलसीएम ऐसे लेते हैं, इसे कर लिया 2 से, 2 × 20 और 2 × 2 = 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो चाहे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना हो गया भाई इसका, 360 हो गया ना एलसीएम, यानी दोनों तरफ मुझे 360 बना लेना चाहिए। 8 × 5 = 40, 40 में मैं अगर 9 की गुणा कर दूं तो इस साइड में 360 बन जाएगा ना, 5 × 8 × 9। H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई ना यहाँ पे H1 की वैल्यू। H2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 3 × H2 को कितना करना पड़ेगा, इसे 360 बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मेरा H1 9 था और फिर यहाँ पे मेरा H2 कितना हो गया, 20 हो गया ना। अब जो मेरी हाइट थी वो मेरी कहाँ से कहाँ चली गई, 9 से
20 पे चलेगी ना मेरे भाई हाइट, कितने चलेगी 9 से 20 पे, 9 से हाइट गई मेरी कहाँ पे 20 पे, 9 से 20 होगी। अब 9 से 20 होने का मतलब क्या है, 9 के रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ी 11 बढ़ी ना, ठीक है भाई। अब 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 11 इंटू 11 से ही 1/9 होगा ना इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 का। अब 11 की मल्टीप्लाई 11 में करूंगा तो 11 11 जा 121, फिर यू कितना हो जाएगा होल 11 की मल्टीप्लाई 1 में 11/9, फर्दर सोल्व करेंगे इसे 121 प्लस 1 प्लस 2/9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 122 सही 2/9%। आंसर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 19% बढ़ जाए, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई देखो कुछ नहीं, लैंग्वेज को थोड़ा घुमाने की कोशिश करी इसने, क्या कहा इसकी परिधि 19% बढ़ जाए। मुझे तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता है ना, परिधि बराबर होती है मेरी 2πr। अगर भाई मेरी परिधि 19% बढ़ेगी, 2π तो कांस्टेंट है, अगर मेरी परिधि इसने 19% बढ़ाई तो इसका मतलब यही है कि इसने मेरी त्रिज्या को ही 19% बढ़ाया है, त्रिज्या को 19% बढ़ाया ना। अब तो मेरे लिए अभी होगी ना, मुझे पता लगे ना इसकी त्रिज्या को कितनी बढ़ा रहा, वृत्त की त्रिज्या r को जो है 19% क्या कर रहा इंक्रीज कर रहा। अब वृत्त की क्षेत्रफल में बताने ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा πr²। पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, r² को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इक्वल्स टू πr इंटू r। दो वेरिएबल है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है ना, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो उस कंडीशन में क्या बता था, क्या लगाऊंगा सक्सेसिव लगाऊंगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। 19% बढ़ा रहा है ना, 19% प्लस 19% प्लस 19% गुना 19% बटे 100, 19 और 19 38, 38% प्लस 19 19 361, 361 बटे 100 यानी परसेंट यानी 3 इसे करने के 100 से डिवाइड करने के बाद में 3.61 आ जाएगा ना। 38 और 3 41, 41.61% क्या होगा मेरा आंसर। इसके क्षेत्रफल में 41.61% की क्या होगी वृद्धि होगी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। भाई ध्यान दो क्या दिया इसने, बेलन का आयतन क्या है समान रहे। बेलन का आयतन क्या है कांस्टेंट है, जितना पहला था उतने बेलन का आयतन बाद में होना चाहिए मेरा। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर πr²h। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इसमें वेरिएबल से लेना देना। r² है और h से क्या है, इससे ही मैं क्या निकालूंगा कि मुझे h को कितना रखना चाहिए। अब क्या हुआ त्रिज्या यानी r 20% की कमी होगी ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 4 हो गया ना r, तो यानी r1² h1 रेसो r2² इंटू h2। r1² कितना होगा 5 थी ना पहले, 5 बजे 25 गुना h1 रेसो r2 कितना होगा 5 में से 1 गया 4 हो गया ना, 4 चौक 16 गुना h2। यहाँ पे देखो इसने क्या होगा आयतन समान होना चाहिए दोनों बार। क्या हो भाई h1 और h2 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि आयतन मेरा समान रहे। अगर भाई देख मैं h1 को 16 रख दूं 25 गुना 16 रेसो 16 गुना h2 को क्या रख दूं, h2 को 25 रख दूं ना, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना मेरे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आयतन क्या है दोनों बार समान ही रहेगा। तो मेरी हाइट कहां से कहां चलेगी, हाइट मेरी 16 से कितनी होगी मेरे भाई, हाइट मेरी 16 से 25 नहीं होगी, कितने की वृद्धि होगी 16 पे कितने की वृद्धि होगी 9 की वृद्धि। अब 1/16 की तो परसेंटेज वैल्यू पता है ना मुझे डायरेक्ट, 1/16 9 गुना 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है मेरी 6.25%। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा मेरा 56.25%। आंसर सी। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। देखते रहिए हमारे साथ मैथ्स बाय सनी कुमार पर।